क्रमशिला शास्त्र चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब अपना कमेंट अवश्य दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। तो ध्यान देंगे, हम हिस्ट्री का अपना अभियान शुरू किए हुए थे। धीरे धीरे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट लेने वाले हैं आपके। तो ध्यान देंगे आप लोग, एक बार ना इस पूरे को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और फिर क्विक रिवीजन के रूप में आपको सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आप सबको ध्यान में होगा कि इतिहास के काल की बात होगी तो सबसे पहले आएगा पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। और ध्यान देंगे, ये जो तीनों काल है जहाँ पर कि पत्थर का प्रयोग हो रहा है, इनको हम प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। अर्थात इतिहास के जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें ये शामिल है। आपको ध्यान है, हम लोग किए थे, पुरापाषाण काल को बोलते हैं आखेटक काल, हंटिंग पीरियड, क्योंकि शिकार करके मानव अपना जीवन चलाते थे। पुरापाषाण काल को बोलते हैं खाद्य संग्राहक काल, फूड गैदरिंग पीरियड, क्योंकि वे कंदमूल फल इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यह भी आपको ध्यान में है। मध्यपाषाण काल को बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण काल, माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल को चकमक उद्योग काल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिर आपको आ जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया, तो उसका नाम है तांबा। पत्थर के साथ साथ तांबा धातु का प्रयोग किया, इसलिए इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक। कई बार ना आपको ताम्रपाषाण ना लिख के कैल्कोलिथिक लिख दे, आपको चैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक। तो ये भी ध्यान देंगे आप इस चीज़ को, ताम्रपाषाण काल। तो ये प्रायः आपका जो धातु का प्रयोग शुरू हुआ और उसके बाद जो एज हुआ, तो कई बार इसको भी ये प्रागैतिहासिक काल में ना जोड़ करके आद्य ऐतिहासिक काल में जोड़ते हैं। तो यहाँ से आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ मानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है, किंतु क्या लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये जो ऐसे काल हैं, इस काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो ताम्रपाषाण काल और तांबे के प्रयोग का समय है 5000 BC। आपको ये आ जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, तो तांबे का इस्तेमाल किया। उसका समय क्या है 5000 BC, 5000 ईसा पूर्व। फिर आपको आ जाए कि ताम्रपाषाण काल के बाद कौन सी सभ्यता आरंभ हुई या कौन सा काल हुआ, तो कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे का युग। कांसा जो है वो तांबा और टीन धातु गला कर तैयार किया गया है, ये मिश्र धातु है। तो ऐसे भी आ जाए आपको कि धातुओं को गलाने की जो सभ्यता है, कला है, वो ताम्रपाषाण काल के बाद आरंभ हुआ। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। और यह नगरीय सभ्यता थी तो इसमें कई नदियां शामिल हैं, इसलिए इसके जिस नगर की खोज सबसे पहले हुई तो उसी के नाम पर इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो यह प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। और यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सभ्यता का विकास नदी घाटी के किनारे हुआ। जैसे आप बोलते हैं ना कि नील नदी, ये मिस्र का उपहार किसको बोलते हैं, नील नदी को। या आ जाए आपको मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे हुआ, तो वो आपका हुआ नील नदी। ऐसे आपको आ जाए रोम की सभ्यता, टाइबर नदी। इसी प्रकार से आ गए चीन की सभ्यता, हुआंगहो नदी। तो चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी किनारे, रोम की सभ्यता टाइबर नदी किनारे। इसी प्रकार से आया मेसोपोटामिया की सभ्यता,
मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे। तो इसी प्रकार सभ्यता के विकास के बारे में ये हमने आपको यहाँ साइड में थोड़ा सा बतला दिया आपको। और ध्यान दें भाई, ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन हड़प्पा वासी को लोहे का ज्ञान नहीं था। आ जाए कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये सभ्यता नगरीय थी, नगर निगम इसकी विशेषता है, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं है। तो इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता के बाद लोह युगीन सभ्यता आयरन एज सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ और इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इस वैदिक काल के दो भाग हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 BC। ये तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जानेंगे कि वेद क्या है, वैदिक साहित्य किसको बोलते हैं, अभी इसके बाद जानेंगे तुरंत इसको। ध्यान देंगे, थोड़ा अभी एक कालक्रम देख लेते हैं, पूरा इसका आउटलाइन तैयार कर लेते हैं और फिर क्विक रिवीजन मोड में क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान देंगे, आ जाए उत्तर वैदिक काल के बाद प्राचीन भारत में महाजनपद युग आरंभ हुआ। तो आपको ये बोले भाई महाजनपदों की संख्या कितनी रही है? 16 महाजनपद बताए गए हैं और 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। हाँ, आपको ऐसे प्रश्न आ जाए कहाँ से मिलता है? ये महाजनपद युग हुआ। इस महाजनपद में 16 में से मगध सबसे अधिक ताकतवर था। मगध मतलब आज के बिहार पटना के आसपास का हिस्सा। मगध साम्राज्य का पहला वंश जो हुआ वो हुआ हर्यक वंश, जिसका समय है 544 से 412 BC ईसा पूर्व। ये है आपका BC मतलब ईसा पूर्व। इस हर्यक वंश का संस्थापक जो हुआ वो बिंबिसार हुआ, जिसने अपनी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह में स्थापित किया था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु गद्दी बैठा, फिर उदायन गद्दी पर बैठा। यह हर्यक वंश का है। और ये उदायन जो है, उदायन ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। तो आपको आ जाए कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र संस्थापक कौन था? उदायन था, जिसको आज पटना बोलते हैं। फिर आपको आ जाए हर्यक वंश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश आया, जिसका समय 412 से 344 BC है। इसमें शिशुनाग है, कालाशोक है, महत्वपूर्ण शासक। फिर शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। नंद वंश 344 से 323 BC तक गद्दी पर रहा है, मगध साम्राज्य का शासक। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और इस वंश का अंतिम शासक हुआ जो महत्वपूर्ण था धनानंद। धनानंद के समय में ही भारत पर सिकंदर का हुआ आक्रमण। तो आपको प्रश्न आता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो नंद वंश का धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा और ध्यान रहे बहुत 326 BC ईसा पूर्व में भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर यूनान स्थित मकदूनिया का शासक था, सर फिलिप का पुत्र था। सिकंदर को जिसको कड़ी टक्कर मिली थी बितस्ता के युद्ध, बितस्ता मतलब झेलम, हाइडेस्पिस के युद्ध में पंजाब के शासक पोरस के द्वारा उसको मिला था। और ये सिकंदर जिसकी वापसी में लौटते समय 324 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका सेनापति हुआ था सेल्यूकस हुआ था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको पराजित किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होने के बाद उसने अपने पुत्री का विवाह वहाँ किया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। आप सबको पता होगा ये चीज़। तो इस प्रकार से नंद वंश का अंतिम हुआ धनानंद। इस धनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जिन्हें हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र।
जिसमें राज का चलाने के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। यहाँ 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश शुरू हो गया और 185 BC तक चलाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जैन धर्म था, जैन मुनि भद्रबाहु ने जैन धर्म में दीक्षित किया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना शासक, और ये बिंदुसार जो है ये आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। जिस आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मक्खली गोसाल था। बिंदुसार के बाद गद्दी पर महान राजा बैठा अशोक, और ये अशोक बहुत ही महान शासक हुआ आपका मौर्य वंश में, जिसने भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाया। यह अशोक जिसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, और यहाँ ध्यान देंगे, और अपनी पुत्री चारुमती को नेपाल भेजा। और ये अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख मिले हैं, अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, अशोक के गुहा लेख मिले हैं। अर्थात अशोक, भारत में अशोक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ जिसके के लिखित प्रमाण, अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहालेख मिले हैं। ये इसलिए प्रायः भारत में जो है विवाद के बावजूद भी यह मानते हैं कि ऐतिहासिक काल का आरंभ अशोक से। तो यह अशोक और मौर्य वंश का जो अंतिम हुआ शासक बृहद्रथ हुआ, उस बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। इस प्रकार से मौर्य के बाद अगर हम देखें तो देशी शासक में शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश और फिर चेदी वंश, या जिसको हम महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, ये देशी शासक हुए। मौर्य के बाद इनका क्रम इस प्रकार से हुआ। ऐसे भी आता है कि मगध के ऊपर प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा था, तो शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण वंश था, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये प्रथम ब्राह्मण वंश यहाँ पर है, शुंग वंश। फिर कण्व वंश आया, और मौर्य के बाद देशी शासकों में ये सातवाहन वंश के शासक बहुत महत्वपूर्ण हुए, जो लगभग 300 वर्ष तक राज किया, जिसका संस्थापक सिमुक था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव कण्व, और सातवाहन वंश संस्थापक था सिमुक था। ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। आता है प्रश्न कि प्राचीन भारत के किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? सातवाहन वंश। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, गोदावरी के तट पर महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के शासक अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाते थे, बहुत महत्वपूर्ण। और सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई। इसलिए आता है प्रश्न कि भारत में सामंतवादी जो प्रथा है, अधीनस्थ शासक के रूप में सामंतवादी प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई? सातवाहन वंश के काल से हुई। तो इसके बाद फिर चेदी वंश है, जिसको इसके संस्थापक महामेघवाहन के नाम पर महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो ये देशी शासक हैं। हम इन सब के बारे में आपके लायक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑथेंटिक है, कंसाइज है, प्रॉपर एग्जाम में आने के लायक है, वो हम आपको बताएंगे यहाँ पर। और विदेशी शासक में जो मौर्य के बाद यहाँ विदेशी आए, उनमें इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक हुए। फिर शक जिसको हम बोलते हैं सीथियन, शक वंश वाले हुए। फिर पार्थियन जिसको हम बोलते हैं पहलव, और फिर कुषाण वंश बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप सब ने सुना होगा ना कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ कनिष्क, जिसने चलाया शक संवत 78 ईस्वी 78 AD। तो इस प्रकार से एक पूरा हमने आपको प्राचीन भारत का एक वर्णन आपको दिया है। इसके आधार पर आप जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। और मैं इसी उद्देश्य से ये पूरा समझाया हूँ। मुझे लगता है आप अवश्य समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आपको लगे कि भाई कहीं कुछ कमी है, तो आप बिना किसी संदेह के आप मुझे भेजिए। मेरा फ़ोन नंबर भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9930657660 पर आप मुझे फ़ोन कीजिए, सीधा बात कीजिए कि सर यहाँ आप सुधार कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ।